हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है हमारा, न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स स्लम्प्ड टू 20-year लो इन Q1। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की बात हो रही थी, और वहीं अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में जितना भी फर्स्ट क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसमें से सबसे कम इस साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है यानी 2023-24 में के फर्स्ट क्वार्टर में सबसे कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इन एन एक्सेप्शनली स्लो स्टार्ट टू द प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दिस फाइनेंशियल ईयर, new investment plans in the country slumped to a 20-year low in the April to June quarter, with just 44,300 crore of fresh outlays announced by the corporates. और यही 2023-24 में अगर हम देखें तो ये 7.9 लाख करोड़ का, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हमारा देखा गया ये 2024-25 यानी अप्रैल 2024 में शुरू होकर के जून 2024 में जो क्लोज हुआ क्वार्टर हमारा, उसमें सिर्फ 44,300 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है हमें देखने को मिला। और वहीं अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से इसको कंपेयर करें तो ये 7.9 लाख करोड़ था। ठीक है, तो इन ऑल लास्ट ईयर हैड सीन इन्वेस्टमेंट्स अराउंड वर्थ अनाउंसमेंट्स वर्थ 27.1 लाख करोड़, द सेकंड हाईएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। पिछले 10 सालों में जो पिछले साल का हमारा इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट था वो सेकंड हाईएस्ट था। कितना? तो 27.1 लाख करोड़। तो while the April to June quarter tends to have fewer investment announcements, they have been exceptionally less this year. The bank's economic research department, in a note based on data from the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE. While a part of the tepid investment levels in Q1 could be explained by investors adopting on a wait and watch approach amid the Lok Sabha election, this tally is far lower than the corresponding quarters during the Lok Sabha elections in 2014 and 19। तो इसमें बेसिकली जो ऑथर है या जो भी रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे हो, क्योंकि इस बार जो इन्वायरमेंट था हमारे इलेक्शंस का, लोकसभा इलेक्शंस का, जो कि जिसका रिजल्ट अभी आया, तो काफी हमने देखा था कि उसके पहले थोड़ा जो माहौल था, सेंसेक्स कभी बहुत ऊपर चला जा रहा था, कभी नीचे चला जा रहा था। तो हो सकता है कि ये रीजन हो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट क्वार्टर में वो कम है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होंगे वो वेट कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम मार्केट जो है वो पीक पकड़ेगा, उसके बाद जो है हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करते हैं वही 2014 और 2019 से, तो ये एक्सेप्शनली लो है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान्स वर एट 2.9 लाख करोड़ इन Q1 of 2014-15 and 2.1 lakh crore in Q1 of 2019-20। Another factor for the slowdown could be the last 2 years have seen high investment announcements that are yet to run their course। मतलब जो लास्ट 2 साल में अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो अभी भी पूरी तरीके से जो है वो शुरू नहीं हुई है। Data on corporate bond issuances as well as bank credit flows for Q1 seem to corroborate with the trend of slowing investment plans, the report noted. Within the 44,000 odd crore investments announced in Q1, manufacturing outlays dominated with 46.4% share, followed almost evenly by electricity and services। तो ये सब डेटा आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिंस न्यूज में है कि कौन सा जो सेक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट किसका है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ा देख लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है, रेड फ्लैग्स रेज्ड ओवर रनवे सिल्वर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएई थ्रू गिफ्ट सिटी। तो इन अ मेजर डिसरप्शन फॉर द बुलियन मार्केट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडियाज सिल्वर इंपोर्ट्स आर नाउ बीइंग हैंडल्ड बाय अ फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स, bringing the white metal from Dubai through the Gift City exchange, which could cause significant revenue losses for the exchequer over time। यानी गिफ्ट सिटी जो है ये हमारा गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो नया एक इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में बात हो रही है कि, और मोस्टली जो हमारे सिल्वर इंपोर्ट्स अब हो रहे हैं इंडिया में वो यही गिफ्ट सिटी के थ्रू हो रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सारे के सारे यूएई से आ रहे हैं, और कुछ ही प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इसको डोमिनेट कर रहे हैं। तो ट्रेड रिसर्च बॉडी हैज सॉट अ प्रोब इनटू द रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फर्म्स to identify and address any potential conflict of interest, while warning that this silver market
trend could extend to gold, platinum, and diamonds, further disrupting the traditional import practices and market डायनामिक्स की यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे सिल्वर में अभी हमने ये ट्रेंड हम देख रहे हैं वैसे ही हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है वो एक्सटेंड कर जाए गोल्ड प्लैटिनम डायमंड्स ये सारी चीजों में भी तो इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूएई हैड जंप्ड 210% in 2023-24 to $10.7 billion और टोटल जो सिल्वर इंपोर्ट्स है वो $5.4 बिलियन का है यानी गोल्ड और सिल्वर को मिला करके अगर हम देखें तो $10.7 बिलियन का इंपोर्ट हम करते हैं जिसमें से सिल्वर इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो $5.4 बिलियन है तो इनमें 87% of India's global silver imports came from Dubai at a reduced 8% duty and were cleared through the Gift City exchange in Gandhinagar, which has been clearing all silver imports from UAE since 2023. तो पूरा मतलब एक सिस्टम होता है कि अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं और हम देख रहे हैं कि गिफ्ट सिटी में ये सारे क्लियरेंसेस गिफ्ट सिटी के थ्रू जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसमें ये सारे क्लियरेंसेस जो हैं वो मिल रहे हैं और इम्पोर्ट्स ऑफ अदर फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड पोर्ट्स आर वर्चुअली अबैंडन्ड कि किसी और कंट्री को ये मौका ही नहीं मिल रहा है और पोर्ट्स को कि यहाँ पर जो सिल्वर का इम्पोर्ट्स है वो हम कर सके अर्लियर अटेम्प्ट्स बाय सम बैंक्स टू इम्पोर्ट सिल्वर फ्रॉम द यूएई through other ports were questioned for not meeting the rules of origin of the India-UAE free trade deal. Think tank Global Trade Research Initiative flagged in a report कि बाकी अगर किसी मीन्स से अगर देखा जाए तो पहले जब गिफ्ट सिटी से पहले की जब हम बात करते हैं तो उसके पहले जो भी चीजें हो रही थी या इंडिया यूएई फ्री ट्रेड डील में जो 8% का ड्यूटी है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है सिल्वर इंपोर्ट्स पर तो लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था जब तक कि 8% का जो ड्यूटी था वो लग रहा था तब तक इतना इंपोर्ट हम नहीं कर रहे थे क्यों नहीं कर रहे थे तो पहले रीजन था कि रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो रिक्वायरमेंट है इंडिया का उसको मीट नहीं कर पा रहा था यूएई से जो भी सिल्वर आ रहा था वो तो अब अचानक से फ्री ट्रेड डील अगर हम साइन कर चुके हैं ये 8% का ड्यूटी जो है वो वेव ऑफ हो चुका है तो अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर से ये जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के रिक्वायरमेंट्स हैं ये खत्म हो गए हैं तो अ की कंसर्न इज हाउ द इंपोर्ट्स क्लियर्ड थ्रू गिफ्ट सिटी मीट द आरओ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन इंडिया यूएई comprehensive economic partnership agreement when importers from other ports fail to meet those कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ ये जो गिफ्ट सिटी के थ्रू ही इन जो आ रहा है हमारा इंपोर्ट वो ही ये रूल्स ऑफ ओरिजिन का रिक्वायरमेंट जो है वो मीट कर पा रहा है और बाकी सारा नहीं कर रहा है इंडिया levies a 15% import duty on silver and only allows institutions nominated by the RBI and Directorate General of Foreign Trade to import the precious metal. However, the Gift City Exchange does not limit imports to RBI, DGFT nominated agencies, registers private traders, and has found no rules of origin issues as flagged by customs elsewhere. कि वैसे तो इंडिया में सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को अलाउ होता है इंपोर्ट करना जो कि आरबीआई या डीजीएफटी के थ्रू अलाउड होते हैं लेकिन गिफ्ट सिटी से अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये मैंडेटरी कंडीशन जो है वो नहीं लगाया गया है तो अंडर द Comprehensive Economic Partnership Agreement signed in 2022, India has agreed to reduce the duty on silver imports to 0% over 10 years, subject to Dubai exporters meeting the rules of origin conditions. कि अगर ये जो conditions हैं rules of origin के, तो ये जो 15% का हम लगा रहे थे import duty, वो भी हम नहीं लगाएंगे. तो as the tariff becomes zero over the next 8 years, all silver imports will likely come from UAE. Resulting in a revenue loss of 6,700 crores and this trade is driven solely by the tariff arbitrage offered by India. तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि अगर हम ये 15% का जो वेव ऑफ है वो नहीं लगाते तो शायद हमें ये जो हम देख रहे हैं कि दुबई से ही सारे इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो नहीं होता और इससे ये जो हमारा 6,700 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है क्योंकि देखिए इंपोर्ट ड्यूटी जब आप लगाइएगा तो रेवेन्यू आपको मिलेगा अपनी कंट्री में और वो इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप वेव ऑफ कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक रेवेन्यू लॉस है तो यहीं पर जीटीआरआई के कुछ रिकमेंडेशंस हैं जैसे कि रीनेगोशिएशन ऑफ द सीपा इन टर्म्स टू नलिफाई द ड्यूटी आर्बिट्रेज एंड मोर रिगरस चेक ऑन दुबई एक्सपोर्टर्स वैल्यू एडिशन क्लेम्स by the Gift City Exchange and a thorough investigation into the relationships between export and import firms to identify and address any potential conflict of interest or
फेमिलियल टाइज, कि पूरा जो भी है हमारा सीपा है उसको हम दोबारा से री एग्जामिन करें कि ये ड्यूटी आर्बिट्रेज की ज़रूरत है या नहीं है। जो भी एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स हैं उनका फेमिलियल रिलेशंस या अपना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम एग्जामिन करें। प्लस restricting silver imports to nominated agencies authorized by the RBI or DGFT to minimize the risk of misdeclared imports, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कुछ इशू होने की संभावना है तो वो भी हम मिटिगेट कर सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है ऑन एक्सपेंशन पावर्स इन पार्लियामेंट। तो पहले इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है कि हम कोई स्पीच, अगर हम पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, वैसे एक्सपेंशन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं उसको हटा देना। बट अगर हम पार्लियामेंट में एक्सपेंशन की बात करते हैं तो किसी के भी द्वारा, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा जो स्पीच दिया गया है या जो भी बातें बोली गई हैं उसके सर्टेन सेक्शंस को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो जो होते हैं वो ऑफेंसिव होते हैं या सही नहीं होते हैं। तो रिमार्क्स बाय ऑपोजिशन लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी वर एक्सपंज्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मेंटेन होती हैं। तो स्पीकर के पास ये पावर होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड द स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, उनके पास ये पावर होता है कि वो इस चीज को चेंज कर सकें। तो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑर्डर्ड द एक्सपेंशन ऑफ दीज रिमार्क्स व्हिच वर क्रिटिकल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द आरएसएस। तो क्राइटेरिया क्या क्या है एक्सपंजिंग के? तो आर्टिकल 105 of the Constitution provides MPs with certain privileges and freedom of speech in the Parliament, but this is subject to other constitutional provisions and the House रूल्स। कि हमारा जो आर्टिकल 105 है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें उसमें उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है और भी बहुत सारे सर्टेन प्रिविलेजेस हैं जो उनको मिलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट होते हैं ये सारे प्रिविलेजेस, दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द हाउस रूल्स। Presiding officers can order the expunction of words, phrases or expressions deemed defamatory, indecent, unparliamentary or undignified। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं पार्लियामेंट्री एटिकेट के, कि अगर आप एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं तो आपको सर्टेन एटिकेट्स जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो राज्यसभा रूल्स स्टेट दैट अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मस्ट बी विथड्रॉन इमीडिएटली विदाउट डिबेट एंड आर ओमिटेड फ्रॉम प्रिंटेड डिबेट्स। Broadened scope of expunction. Speakers also have also expunged remarks prejudicial to national interest, detrimental to foreign relations, derogatory to dignitaries, offensive to national sentiments, likely to discredit the army or otherwise objectionable। कि कौन-कौन से, अगर हम हिस्ट्री देखें एक्सपंक्शन का, तो कौन-कौन से केसेस हैं जहां पर कि अभी तक जो स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो एक्सपंक्शन का पावर्स है वो यूज किया है। तो राज्यसभा के रूल्स के हिसाब से अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो डिबेट में से इमीडिएटली विड्रॉ कर देने चाहिए, प्लस प्रिंटेड डिबेट अगर है तो उसमें से ओमिट कर देना चाहिए। An example cited is the Prime Minister Jawaharlal Nehru objecting to a member's language when referring to the President of Pakistan, leading to the expunction of those words। कि यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने एक मेंबर के लैंग्वेज को अपोज किया था जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स को यूज कर रहे थे और इन ऑफेंसिव वर्ड्स को बाद में एक्सपंज कर दिया गया था। तो प्रोसीजर क्या क्या है ऑफ मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट एमपीज? तो रूल 353 ऑफ द लोकसभा आउटलाइंस दैट एलिगेशंस अगेंस्ट एमपीज रिक्वायर एडवांस नोटिस अलाउइंग द कंसर्न्ड मिनिस्टर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड प्रेजेंट फैक्ट्स। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एलिगेशंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। यानी जो हमारा लोकसभा का रूल नंबर 353 है वो कहता है कि किसी भी एमपी के अगर हमें के अगेंस्ट अगर हमें एलिगेशन लगाना है तो उसके लिए एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, प्लस कंसर्न्ड मिनिस्टर को अलाउ करना पड़ेगा कि एक इंक्वायरी उनके जो है वो कंडक्ट करी जाए और सारे फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाए। लेकिन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ये जो पावर है वो यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं टू द पार्लियामेंट।
तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है टू ऑर्डर द एक्सपंक्शन अंडर रूल 261 ऑफ द राज्यसभा एंड 380 एंड 381 ऑफ द लोकसभा. Expunged portions are marked by asterisks with an explanatory footnote and a list of expunged words and phrases is circulated to the मीडिया कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते उनको एस्टेरिस्क से डिनोट किया जाता है. एस्टेरिस्क यानी कि स्टार मार्क से डिनोट किया जाता है कि ये चीजें जो है वो ऑफेंसिव है, एक्सपंज्ड है और इनको इन फ्यूचर भी यूज नहीं किया जा सकता है. तो इस डिजिटल एज में ये जो एक्सपंक्शन का पावर है इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं उसमें आप देखिए कि जो मेंबर्स होते हैं वो जो है डिबेट करते हैं और उसमें बहुत सारी तरीके की बातें बोलते हैं. तो क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रहती हैं, ऐसा नहीं है वो लोग ट्विटर का यूज करते हैं, कभी लाइव जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो हर जगह ये लोग जो है वो पब्लिक को विजिबल होते हैं. तो पार्लियामेंट में अगर ऐसी कोई बात हो जाएगी तो इसमें कौन सा वो हो जाएगा. तो रेलेवेंस जो है एक्सपंक्शन का आज के जमाने में वो कहीं ना कहीं कम हो गया है. बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे मेंस में क्वेश्चन तो प्रोबेबली नहीं आना चाहिए बट प्री में कि एक्सपंक्शन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, क्या मतलब होता है इसका, किसके पास पावर होता है कि एक्सपंज जो है वो किया जा सके. तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी. अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर. तो पहला एडिटोरियल है अ लॉ अराउंड लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट. कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है वो हमारा फंडामेंटल राइट है. तो अभी बहुत जरूरी है कि एक क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो है वो बनाया जाए और इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द right to be free from adverse impacts of climate change as a part of right to life and the right to equality. यानी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अंडर यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है. दिस जजमेंट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग क्लाइमेट ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया. इस बारे में तो अभी हम बहुत सारे एडिटोरियल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. तो अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अंडर जो हमें हमारा फंडामेंटल राइट माना गया है. तो अ पैचवर्क ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशंस इज इनसफिशिएंट फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज. लेकिन सिर्फ क्योंकि देखिए अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों का अलग अलग काम है. जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना. तो सिर्फ जुडिशियल इंटरवेंशन से क्लाइमेट चेंज एड्रेस हो जाएगा ये जरूरी नहीं है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट लॉ टेलर्ड टू द इंडियन कंटेक्स्ट. जिसमें कि जो फॉलोइंग चीजें हैं वो होनी चाहिए. तो क्लाइमेट लेजिस्लेशन शुड इंश्योर दैट लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर्स आर इंटीग्रल टू डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. चाहे आप लोअर लेवल यानी पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं या आप स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं या फिर आप नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, हर एक लेवल पे ये चीज इंश्योर करनी है कि जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा वो लो कार्बन होगा प्लस क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा. ठीक है. द लॉ मस्ट बी ग्राउंडेड इन सोशल जस्टिस कंसिडरिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन पॉपुलेशंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स. कि सोशल जस्टिस को हमें ध्यान में रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो पुअर सेक्शंस हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो रूरल पॉपुलेशंस हैं हमारे वो ज्यादा वल्नरेबल हैं. तो कहीं ना कहीं इनको एड्रेस करना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी वल्नरेबिलिटी जो है अगर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो जो रिचर सेक्शंस है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पानी खत्म जब हो जाता है तो जो रिचर सेक्शंस हैं वो पानी खरीद के भी इस्तेमाल कर लेते हैं. बट जो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है. तो सोशल जस्टिस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो अब जो ये लॉ है ये हमें ऐसा होना चाहिए कि हम लॉ टू इन्फॉर्म डेवलपमेंट चॉइसेस. क्लाइमेट लेजिस्लेशन शुड इंश्योर दैट low carbon and climate resilient futures are integral to decision making at all levels of development. सॉरी ये चीज रिपीट हो गई है. तो अब क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे करंट अप्रोच से. तो करंट क्लाइमेट एक्शंस इन इंडिया आर ऑफन टॉप डाउन फोकस्ड ऑन सेटिंग एंड अचीविंग टारगेट्स. कि टॉप लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट जो है
वो कुछ टारगेट सेट कर देती है जिसको कि लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को अचीव करना होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. A more comprehensive framework is needed to address the broader impacts of climate change beyond emission reduction. कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ CO2 के emission को reduce करना ही हमारा टारगेट होना चाहिए. उसके अलावा ओवरऑल इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा. तो फ्रेमवर्क क्लाइमेट लॉ शुड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू क्लाइमेट गवर्नेंस. द लॉ शुड इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ नॉलेज बॉडी इन द गवर्नमेंट फॉर रिगरस पॉलिसी एनालिसिस. कि टाइम टू टाइम जो हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसी है उसका एनालिसिस हो सके, जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसको फिर इम्प्रूवमेंट कर सकें. A low carbon development body or commission is recommended to ensure informed decision making. Social equity must be central to climate legislation, ensuring that the needs of vulnerable population are addressed. The law should promote sustainable development that benefits all the sections of the society. और इसको implement करने के लिए हमें coordination की जरूरत है among the various levels of the government. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change should continue to play a central role with enhanced cooperation from other government bodies. An institutional structure to facilitate intergovernmental coordination is essential. कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, रूरल गवर्नमेंट और स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के बीच में, इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक इंसान कुछ कर रहा है, दूसरा गवर्नमेंट कुछ कर रहा है और दोनों जो है वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस में हो. क्योंकि एंड गोल जो है वो सेम है, तो क्यों ना जो रास्ता भी हम अडॉप्ट करें वो भी हमारा सिमिलर हो. अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल पर कि द ANRF प्लान हैज गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट. तो लास्ट दिन जो मैंने आपसे न्यूज डिस्कस किया था, न्यूज एनालिसिस, उसमें मैंने आपको बताया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कि क्या होता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. तो 2023 में एक बिल पास किया गया था, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, जो कि एक रिसर्च बॉडी को एस्टैब्लिश करता है इंडिया में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए. और हमने देखा था कि उस दिन कुछ इश्यूज हमने डिस्कस किए थे कि इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें इंडस्ट्री सेक्टर से कोई भी मेंबर नहीं है, और इसी के बारे में यहाँ हम फर्दर डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं. The Anusandhan National Research Foundation Bill was passed in 2023 by the Parliament. It aims to seed, grow and facilitate research in India, especially in the universities and colleges. तो 2019 में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थी जो कि हाईलाइट कर रही थी द नीड फॉर ग्रोइंग आउटस्टैंडिंग रिसर्च सेल्स एट द स्टेट यूनिवर्सिटीज. The scientific community welcomed the ANRF bill, anticipating it would provide significant support and collaboration opportunities. कि बहुत सारे जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटीज थी उन्होंने बहुत खुल के, मतलब खुले दिल से इस जो ANRF बिल था उसका स्वागत किया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी दिखा रही थी कि अब तक जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं वो कहीं ना कहीं अब मिटिगेट होने के चांसेस जो है वो हैं. तो लैक ऑफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसकी एक गवर्निंग बॉडी है जिसके की हेड कौन है. तो इसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो रहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर. तो इस गवर्निंग बॉडी में जो मेंबर्स होंगे वो इंडस्ट्री, कॉलेजेस, इन सब जगहों से होंगे. लेकिन अभी जो ये गवर्निंग बॉडी का एंटिसिपेटेड लिस्ट जो सामने आया है उसमें इंडस्ट्री से किसी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. Nearly after a year of bill's passage, the ANRF's initial steps are seen as flawed. The 15-member governing body and the 16-member executive council lack representation from relevant industry organizations. There is over-representation of academic and government officials with a significant members from central and state universities, with significant number of members from central or state universities or colleges. Industry experts are mostly absent from the board, with a few members from fields like health research, atomic energy, higher education, defense research and more. कि बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले सेक्टर्स हैं उनसे तो फिर भी यहाँ पर एक दो लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ ये सारे लोग नहीं होते हैं, बल्कि ओवरऑल जो हमारी बिजनेस इंडस्ट्री है जो कि हमें सपोर्ट कर सकती है रिसर्च में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, उनका भी मेंबरशिप यहाँ पर होना चाहिए. The need for industry knowledge and practical experience. The board needs members who understand the practical challenges in the current system, especially within the
universities. There should be focus on practical ground level knowledge and experience. कि हमें कॉलेजेस से जो बेसिक प्रैक्टिकल चैलेंजेस को जानते हैं वैसे लोगों को हमें चांस देना चाहिए था इस बोर्ड में. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अवॉइडेंस ऑफ कंफ्यूजन एंड ओवरलैप. इट इज क्रूशियल दैट द for the ANRF to avoid overlapping roles and confusion that can arise from multiple advisory committees. A well-structured system should be implemented to leverage practical insights from various stakeholders. कि अलग-अलग stakeholders से क्या उनका approach रहा है, क्या वो inputs दे सकते हैं, क्या insights दे सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक well-structured system होना चाहिए कि इनका किस तरीके से वो इनपुट्स जो हैं वो अपना देंगे, उसके बाद कैसे उन इनपुट्स को हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए. तो R&D का जो इंडिया में है सिचुएशन वो है कि अभी हमारा जो R&D सेक्टर है वो अंडर फंडेड है. इंडिया सिग्निफिकेंटली अंडर फंड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलोकेटिंग अबाउट 0.4% ऑफ द जीडीपी. यानी कि हमारा, अगर हम मानते हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो 100 रुपए है, तो इसमें से मात्र 0.4 रुपीज ऐसा है जो कि हम स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च पर. 0.4 रुपीज, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम है. मतलब आप खुद सोच के देखिए कि 0.4 रुपीज में क्या ही होगा. रिसर्च की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि रिसर्च ऐसे कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं कि हाँ चलो कर लिया ऐसे. उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, एक नॉलेज बेस चाहिए होता है. तो इसीलिए there is a call for substantial overhaul of the current funding system to boost research and innovation. Several measures can be undertaken, including adequate funding, a robust grant management system, an efficient peer review system, quick disbursement of research grants, and greater flexibility in spending. कि ये चीजें हैं, ये जो measures हैं वो हम ले सकते हैं. जैसे सबसे पहले तो फंडिंग को इंक्रीज करना, फिर ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना, पीयर रिव्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, डिस्पर्समेंट ऑफ रिसर्च ग्रांट्स की अगर रिसर्च के लिए कोई ग्रांट आया है या प्लान किया गया है तो उसको क्विकली डिस्पर्स कर दिया जाए, प्लस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेंडिंग कि कहाँ स्पेंड करना है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो रिसर्च बॉडी है उसके पास होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के पास या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट एडिटोरियल पर, जो कि है द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल पैकेजेस. कि यहाँ पर बात हो रही है कि अभी हमने देखा कि जो हमारा सेंटर में गवर्नमेंट बना है इस बार वो कोएलिशन गवर्नमेंट बना है. तो एक बार फिर से जो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी का सिस्टम था वो खत्म हो गया है. और जब जब भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है तो जो कोएलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके कुछ डिमांड्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा जेडीयू है और तेलुगु देशम पार्टी है, उनका डिमांड है कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए या स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए. स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस है वो इनको मिलना चाहिए. तो यहाँ पर अब जो ऑथर है वो यही कह रहे हैं कि इन स्पेशल पैकेजेस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लगते हैं. तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है इन फेवर ऑफ द स्टेट्स, जो कि या जो पार्टीज जो कि कोएलिशन को सपोर्ट कर रही हैं उनमें. तो ये एक हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसके लिए एक हेल्दी चीज नहीं है. तो a healthy federal structure requires a transparent and objective fiscal boundaries and the equitable assignment of taxes and grants. कि अगर एक ट्रू फिस्कल सिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं, एक हेल्दी फिस्कल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे डिसबर्समेंट हो रहा है फंड्स का, ये फिस्कल बाउंड्रीज जो है वो तय होनी चाहिए. प्लस सारे स्टेट्स के बीच में इक्विटेबल असाइनमेंट होना चाहिए टैक्सेस और ग्रांट्स का. Asymmetry in fiscal allocations driven by linguistic, cultural, and economic diversity must be managed through constitutional provisions that ensure transparency and stability. और यहाँ पे क्या क्या constitutional provisions हैं? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करता है. अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 370 जिसको कि 2019 में एब्रोगेट कर दिया गया, ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जेएनके को. उसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 371 ए से लेकर के एच तक जो है अलग अलग स्टेट्स को जो है स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है. तो एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है. इसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के. उसके अलावा सिक्किम है,
उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारे स्टेट्स को जो है वो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजंस एड्रेसिंग द स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट्स और रीजन्स विद स्पेशल स्टेटस, ensuring that certain matters remain protected. Article 371A or H for the erstwhile state of J&K हाईलाइट दीज प्रोटेक्शन की आर्टिकल J&K के लिए जो हमारा 370 आर्टिकल था, ये सारी चीजें ये हाईलाइट करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो स्पेशल स्टेटस देता है और इसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया है। स्पेशल स्टेटस के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, जिसमें से पहला क्राइटेरिया है हिली और डिफिकल्ट टेरेन, कि जहां पर जो टेरेन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो अगर सही नहीं होगा तो उन स्टेट्स को मिलेगा। दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है तो यहाँ पे मिल सकता है। तीसरा है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। चौथा है हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे कहीं पे जो हमारा जो अगर स्टेट है वो कोई बाउंड्री शेयर करता है किसी इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये क्या है तो जो है बॉर्डर शेयर करता है हमारा कौन से एरिया से, तो जो चाइना वाला एरिया है उससे। और पांचवा है हमारा हाई ट्राइबल पॉपुलेशन। तो अगर हम आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करते हैं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसको कि आंध्र प्रदेश या बिहार जो है वो मीट नहीं करता है, तो इसीलिए। और ये सारे जो क्राइटेरियाज थे ये कब आए थे, तो ये हमारे 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यूज किए गए थे पहली बार 1969 में। और किसके बेसिस पे, कौन से जो फॉर्मूला के बेसिस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है या ये कंडीशंस दिए गए हैं, तो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला एक था जिन्होंने ये जो फॉर्मूला है वो दिया था। ये 5 क्राइटेरियाज जो है वो बताए थे जो कि यूज किया जाता है इन केस ऑफ ग्रांटिंग अ स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट। तो इसीलिए अब ये सारी जो चीजें हैं कि भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है, बट ये जो क्राइटेरियाज हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के बस आर्टिकल 370 और 371 में स्टेट्स का नाम मेंशन है। तो अब बात यहाँ ये होती है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि अब अगर हम किसी और स्टेट को भी दे देते हैं ये स्पेशल स्टेट का स्पेशल स्टेटस, तो इससे ये डिमांड्स जो है वो और बढ़ती चली जाएंगी। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच कैन स्वे पार्लियामेंट्री मेजर्स, पार्लियामेंट्री मेजोरिटीज, की कई बार जो सेंटर होता है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं उनके पास हाई बार्गेनिंग पावर होता है, जो कि पार्लियामेंट्री मेजोरिटीज का जो मामला होता है उसको चेंज कर सकता है। दिस प्रैक्टिस रेजेस कंसर्न्स अबाउट फेडरल स्टेबिलिटी as the discrimination of national resources can become a tool for political leverage rather than objective fiscal मैनेजमेंट। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो सामने आता है। यानी फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल पे जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जिसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यूनियन से कैसे स्टेट्स में फाइनेंस का डेवोल्यूशन जो है वो होगा, फंड्स का डेवोल्यूशन होगा। एट प्रेजेंट हमारा 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो अभी रिकमेंडेशंस देगा। अभी जो हमारा नया लोकसभा बन गया है तो उसके बाद उसके हिसाब से जो फंड्स हैं उनका डेवोल्यूशन होगा। और इसके रिकमेंडेशंस को हम इसलिए बाईपास नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो मैंडेटरी होते हैं कि ऑब्लिगेटरी होते हैं, बट इसके रिकमेंडेशंस को हम अपने फायदे के लिए यानी पार्टीज अपने फायदे के लिए बाईपास नहीं कर सकती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है वो फिस्कल फेडरलिज्म को का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको रिस्पेक्ट करें। तो when the same political party governs union and the state, it is referred to as double engine sarkar. This often results in concentration of power and reduced checks and balances, raising concerns about the equitable distribution of
रिसोर्सेज कि कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंटर और स्टेट में सेम पावर होता है, सेम जो पार्टी होती है वो पावर में होती है, तो जो सेंटर से ज्यादा फंड्स मिल जाते हैं उन स्टेट्स को, चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं होता है कि किया किया काम नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। तो फिस्कल टेंडेंसीज रेफर टू द फेडरल नेचर ऑफ द यूनियन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिस्कल रिसोर्सेज। The outcome of elections can impact fiscal distribution, with some states justifying their demands of funds based on specific needs. तो इसीलिए हमें फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, और 14th फाइनेंस कमीशन जो था हमारा, उसने रेकमेंड किया था कि जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है, शेयर है स्टेट्स का, उसको 32% से इंक्रीज करके 42% कर देना चाहिए। तो अब ऑलरेडी जो है वो डिवोल्यूशन इंक्रीज हो चुका है, तो अब स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो रिकमेंडेशंस फॉर स्पेशल पैकेजेस शुड अलाइन विथ मेंटेनिंग फेडरल बैलेंस एंड नॉट अंडरमाइन द नेशनल रिसोर्सेज, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ही स्पेशल पैकेजेस यहाँ पर देने की बात की जाए, जबकि अगर जेन्युइन नीड है तभी यहाँ पर स्पेशल पैकेज जो है वो देना चाहिए, जो कि अभी आंध्र प्रदेश और बिहार का डिमांड है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इसको सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।